हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से गाइस क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका 9 आप देख सकते हैं, शासक और इतिवृत्त, लगभग 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। तो बता दूं गाइस इस चैप्टर का गाइस ये पार्ट नंबर 2 है। इस पे ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस आप फर्स्ट पार्ट देखिए। इस चैप्टर का गाइस सेकंड पार्ट है, तभी गाइस आपको ये पार्ट भी समझ में आने वाला है। और ये भी गाइस फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको गाइस पार्ट को देखने के बाद भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो गाइस चैप्टर में हम सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको जानने के लिए गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार अपना मुख्य बिंदु के इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है टोटली किसके ऊपर बेस्ड है गाइस, ये मुगल साम्राज्य के ऊपर बेस्ड है। ये मैंने आपको बताया था जी, बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो गाइस में हमने मुगल साम्राज्य पढ़ लिया क्या है गाइस। ठीक है, तो भारत में स्थापित होने वाला दूसरा मुस्लिम साम्राज्य था जिसकी स्थापना कौन करता है गाइस, 1526 में बाबर करता है। ठीक है, और मुगल इतिवृत्त क्या है गाइस, उसकी विशेषताएं क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। पांडुलिपि कैसे किसे कहते हैं, जो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती है उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, और मुगल कालीन पांडुलिपि का निर्माण किस तरीके से किया जाता था ये भी हम वहां पे देख चुके हैं। इसके बाद गाइस हम पढ़ चुके हैं कि अकबरनामा और बादशाहनामा क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस हम सेकंड पार्ट के अंदर आखिर पढ़ने क्या वाले हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अपने अकबर के बारे में। थोड़ा सा अकबर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और अकबर जो है आपको पता है कि मुगल साम्राज्य में सबसे महान और प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य का काफी ज्यादा मात्रा में विस्तार करा था। और इसने गाइस कुछ नई नई नीतियां चलाई थी, जैसे सुलह कुल की नीति के बारे में गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे। ये बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आती है कि आखिर है क्या, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग ही नहीं बताता है आपको एक्चुअल में सुलह कुल का मतलब क्या होता है। तो ये भी मैं आपको गाइस बताऊंगा, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बस एंड तक देखना आपको और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा क्या थी गाइस, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये हम गाइस अपने पढ़ेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर गाइस हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन राजधानियों के बारे में, दरबार और दरबारी व्यवस्था कैसी होती थी, किस तरीके से दरबार लगता था। ठीक है, और मुगल काल में गाइस जो पदवियां दी जाती थी, यानी कि जो स्टेटस दिया जाता था, उपहार दिए जाते थे, भेंट दिए जाते थे, उसके बारे में गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट के अंदर क्या बात करेंगे, थोड़ा सा अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर के दौरान जो मुख्य नीतियां चलाई गई थी, जैसे सुलह कुल की नीति के बारे में हम बात करेंगे, और मुगल कालीन राजधानियां, दरबार के बारे में बात करेंगे, और मुगल काल के दौरान जो मंत्रियों को, ठीक है, कर्मचारियों को पदवी, उपहार और जो भेंट दिए जाते थे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पे हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको देखने को दिख ही रहा होगा कि शासक और इतिवृत्त लगभग 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, ये आपके चैप्टर का नाम है जी, बिल्कुल हमें पता है चैप्टर का नाम है। तो एक बार थोड़ा सा गाइस हम अकबर के बारे में जान लेते हैं कि अकबर जो था गाइस कितना महान शासक माना जाता है। ठीक है, तो एक अकबर आपको मैंने बताया था गाइस किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था, बाबर था। बाबर के बाद गाइस कौन आता है, हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद गाइस कौन आता है, आपका अकबर आता है। अकबर कब गाइस गद्दी पे बैठता है, तो 1556 में गाइस ये क्या होता है, ये मुगल साम्राज्य का जो गाइस राजा बनता है। और ये 1605 तक जो है गाइस मुगल साम्राज्य का ये राजा रहता है। ठीक है, तो ये जो है गाइस मुगल साम्राज्य में सबसे महान और प्रसिद्ध शासक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने जो था गाइस मुगल साम्राज्य का काफी ज्यादा मात्रा में न केवल विस्तार किया, बल्कि मुगल साम्राज्य में गाइस ने बहुत सारी महत्वपूर्ण नीतियां चलाई, जैसे सुलह कुल की नीति, मनसबदारी प्रथा, दीन इलाही, इसने एक धर्म भी चलाया था, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसने बहुत सारी कुछ मुख्य नीतियां अपनाई, जिसको जो था गाइस आगे के शासकों ने केवल आगे बढ़ाने का काम करा, और आगे के शासकों ने कुछ इस तरीके के बड़े प्रयास नहीं करे जैसे अकबर ने करे थे। ठीक है, तो ये जो है गाइस मुगल साम्राज्य में, इसलिए अकबर जो है मुगल साम्राज्य में सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण नीतियों को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से हमने जान लिया कि मुगल साम्राज्य में तीसरा शासक था जो कब गद्दी पर बैठा था, 1556 में। और ये कब तक राजा रहा था, तो 1605 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद गाइस कौन मुगल साम्राज्य का अगला राजा बनता है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, रिप्लाई का। तो आप देखिए ये मुगल, मैंने अकबर की एक पिक्चर भी लगा रखी है गूगल से लेके। ठीक है, तो इसने जो है गैस मुगल साम्राज्य की स्थापना गैस यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है गैस मुगल साम्राज्य को पूरा यहाँ तक, ये वाला आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ना गैस यहाँ पर आपका पड़ता है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत तक जो था ना गैस, इसने मुगल, ये अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य का जो था गैस काफी मात्रा में विस्तार करा था। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो था मुगल साम्राज्य इतने बड़े एरियाज के अंदर जो था ये फैला हुआ था, जबकि इसके अलावा गाइस कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने मुगल साम्राज्य को इतने बड़े एरियाज के अंदर फैलाया था। ठीक है, तो इसलिए गाइस ये महान शासक माना जाता है, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा क्षेत्र में फैलाया भी था, और साथ ही जो था गाइस इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया, और साथ ही जो था गाइस इसने महत्वपूर्ण नीतियां भी प्रारंभ की थी मुगल साम्राज्य के
अंदर। ठीक है, जैसे इसकी महत्वपूर्ण नीतियां कौन सी थी, तो एक थी गाइस आपकी सुलह कुल की नीति, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मनसबदारी प्रथा, दीन इलाही के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, बस ये आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया कि मुगल सम्राट अकबर को हम महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है। अभी हमने केवल अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर महान क्यों माना जाता है वो हमने रीजंस देख लिए। अब हम बात करेंगे गाइस उसके द्वारा चलाया गया जो दीन इलाही धर्म था उसके बारे में हम यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके गाइस जो मैं आपको बताता जाऊंगा वो आप ध्यान से देखते हुए चलिए कि आखिर जो सुलह कुल की नीति थी क्या, उसका मतलब क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सुलह कुल की नीति गाइस क्यों अप्लाई की गई ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो मुगल इतिवृत्तों के अनुसार, अब मुगल इतिवृत्त मैंने आपको पढ़ा रखे हैं कि मुगल बादशाहों के जो इतिहास होते हैं उसी को मुगल इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा। तो मुगल इतिवृत्तों के अनुसार गाइस मुगल साम्राज्य भिन्न भिन्न जातियों और धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैनी, पारसी, जरतुस्त आदि का समुदाय था। ठीक है, जिनमें शांति और समन्वय को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था। जी हमें लाइन तो समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई इसका मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था केवल मुस्लिम ही थे, ये मुस्लिम साम्राज्य था तो मुस्लिम ही निवास करते थे, नहीं। मुगल सम्राटों ने गाइस क्या कर रखा था अपने साम्राज्य में, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, जैनियों को, जरथुस्त को, पारसियों को, सभी को जो था इन्होंने संरक्षण प्रदान कर रखा था। अर्थात ये जो था मुगल साम्राज्य में सभी जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के जो लोग थे मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो था इन सभी लोगों को मिलाकर बना हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये है, समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए। अब सिंपल सी बात है, जब भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक जगह निवास करेंगे तो उनमें गैस मतभेद पैदा हो सकता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है जहां पर विविधताएं होती है गैस वहां पर क्या होता है, मतभेद भी जल्दी से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे आपको पता है कई बार जो है छोटे छोटे विषयों को लेकर गैस लड़ाई हो जाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर। ठीक है, दक्षिण में कुछ और भाषाओं को लेकर लड़ाइयां हो जाती है। तो ऐसे में गैस मुगल साम्राज्य में जब भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों और ये जो जातियां निवास करती थी, तो इसमें गाइस क्या था, समन्वय और शांति को बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि साम्राज्य में जो है गाइस किसी प्रकार का मतभेद, अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, जब अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक उद्देश्य क्या है गाइस, समान है। आपको पता है सभी धर्म जो है इंसान को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अकबर को जब ये बात समझ में आई, ठीक है, कि सभी धर्मों का उद्देश्य क्या होता है गाइस, समान होता है, अतः उसने सभी धर्मों की केवल अच्छी बातों को अपनाने का मार्ग अपनाया, जो भी अच्छी बातें होती है उसने वो अडॉप्ट की, और इसे ही गाइस सुलह कुल की नीति कहा जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया रीजन क्या था गाइस सुलह कुल की नीति को अपनाने का, कि मुगल साम्राज्य में जो था गाइस भिन्न भिन्न जातियों धर्मों के लोग निवास करते थे, तो उनमें गाइस मतभेद, अव्यवस्था उत्पन्न ना हो जाए, जिससे साम्राज्य को क्षति ना पहुंचे। इसीलिए गाइस वो क्या करता है, एक अपनी नीति अपनाता है। उस नीति को गाइस हम क्या बोलते हैं, सुलह कुल की नीति बोलते हैं। अब सुलह कुल की नीति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप गाइस यहाँ पर ये जान लो, क्योंकि ये आपके लिए जानना गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सुलह कुल की नीति का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ना ही तो आपको ये गाइड में मिलेगा, ना ही आपको कोई इस तरीके से लिख के बताता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लिख के आना, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जमे। ठीक है, तो सुलह कुल की नीति का अर्थ होता है सभी धर्मों, वर्गों एवं कुल के लोगों के मध्य शांति और समन्वय को बनाए रखना। यानी कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं के, धर्मों के जो लोग हैं, जातियों के लोग, उनके मध्य शांति और मध्यस्थता बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी नीति को गाइस हम क्या कहते हैं, सुलह कुल की नीति कहते हैं, जो कि अकबर के द्वारा चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी, हम रीजन इसके पीछे का पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट जी? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। तो अबुल फजल ने गाइस सुलह कुल की नीति को मुगल साम्राज्य में शासन की आधारशिला बताया। यानी कि उसने बोला है कि अगर अकबर सम्राट इस तरीके की नीति नहीं अपनाता तो शायद मुगल साम्राज्य जो था इतना अच्छे तरीके से जो था वो स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, तो सुलह कुल की नीति को साम्राज्य में गाइस लागू करने के लिए अकबर द्वारा कई तरीके के प्रयास किए गए थे, जिनका वर्णन जो है निम्नलिखित है। तो यहाँ से गाइस हमने पढ़ा कि सुलह कुल की नीति क्या होती है, वो हमने देख लिया। अब इस नीति को गाइस हमारे साम्राज्य में यानी मुगल साम्राज्य में किस तरीके से अप्लाई किया था वो यहाँ पे आपको जानना है। ठीक है, तो क्या करता है गाइस मुगल साम्राज्य में अकबर, आपको पता है वो सभी धर्मों और जातियों के मध्य मतभेद उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो जो चीजें गलत थी, जो उसको लगता था इससे अव्यवस्था, इनके मध्य अशांति फैल सकती है, उन चीजों को वो खत्म करता है। जैसे वो क्या करता है कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। जो कि अलग जाति के धर्मों के लोग होते थे उनसे यात्रा पर जाने के लिए कर लिया जाता था, उसको समाप्त करता है। ठीक है, और 1564 में गाइस वो जजिया नामक कर को समाप्त कर देता है। जजिया नामक कर गाइस किन से लिया जाता था, जो मुगल साम्राज्य के दौरान जो गैर मुस्लिम लोग थे, जैसे हिंदू, जैनी, पारसी। मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य पढ़ाते हुए कि जब मुस्लिम धर्म भारत में आया था
तो यहाँ पर ऐसा नहीं था सभी ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। कुछ अधिक मात्रा में ऐसे लोग थे जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, फिर भी मुस्लिम राजा उनको संरक्षण प्रदान करते थे, जैसे हिंदू, जैनी, पारसी। तो इन लोगों को गाइस मुस्लिम शासकों द्वारा जो संरक्षण मिलता था उसके बदले जो कर चुकाते थे उसको जजिया कर बोलते थे। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो था गाइस जजिया कर था। और मुगल साम्राज्य में गाइस भिन्न भिन्न जाति और वर्ग के लोगों में उनकी योग्यता के अनुसार पद का आवंटन किया गया, यानी कि जो जिस प्रकार की योग्यता रखता था उसको मुगल सम्राटों ने उस तरीके के पद या ओहदे प्रदान किए, ताकि उनको भी जो था प्राउड फील हो सके कि हम इस साम्राज्य का हिस्सा है जहां पर हमें इतना अच्छा सम्मान मिलता है। ठीक है, ताकि अलग अलग लोगों के धर्मों के मध्य शांति और समन्वय बना रह सके। ये तो हमने देख लिया कि प्रयास है। और क्या उसने करे, तो अकबर द्वारा गाइस अपनी राजपूत और हिंदू पत्नियों को अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए भी अनुमति दी गई। जैसे देखिए गाइस, अकबर सम्राट एक ऐसा सम्राट था जिसने गाइस क्या करा था, भारत में अपने राजनीतिक संबंधों को और अपना विस्तार करने के लिए ना उसने गाइस विवाह की नीति भी चलाई थी। उसने क्या करा था गाइस, भारतीय हिंदू और राजपूतों की गाइस जो बेटियां थी ना उनसे इसने विवाह भी किए थे। ठीक है, तो इसकी एक नीति थी गाइस, ताकि ये भारत में अपने साम्राज्य को ज्यादा मजबूत कर सके और अन्य राज्यों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध बना सके। ठीक है, तो गाइस जब इसने शादी की ना राजपूत लड़कियों से और हिंदुओं से, रानियों से, तो इसने गाइस क्या करा, उनको जो था इस्लाम धर्म कबूलने को नहीं बोला, बल्कि इसने क्या कहा कि आप जो अपना धर्म मानते हैं उसी को फॉलो करते जाएं। ठीक है, और मुगल बादशाह द्वारा गाइस समय समय पर उपासना और पूजा स्थलों के रखरखाव के निर्माण के लिए जो था गाइस दान भी दिए गए। जैसे शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में हमें इस तरीके के दान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने जो था बहुत सारे धर्मों के लोगों के लिए जो था उनके मंदिरों के रखरखाव के लिए, पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए जो था गाइस उन्होंने दान दिए थे। तो ये था गाइस आपका सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों वर्गों के मध्य शांति और समन्वय को बनाए रखना। सिंपल सी बात है, जहाँ पे विविधता होती है वहां पे मतभेद भी हो सकते हैं, उस मतभेद को ना उत्पन्न होने दिया जाए उसके लिए जो प्रयास किए गए। ठीक है, वो प्रयास हमने पढ़े कि सुलह कुल की नीति को किस तरीके से लागू किया गया था। ठीक है, तो ये गाइस आपके वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, किस तरीके से सुलह कुल की नीति को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया गया था। एक एक मार्क्स में गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जजिया कर क्या था, इसकी समाप्ति कब की गई। 1564 में आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया, 1563 में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल ये आपको चीजें याद रखनी है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी सुलह कुल की नीति क्यों अपनाई गई थी, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से अपनाई गई थी, वो भी हमने देख लिया। कोई डाउट जी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब आपकी बुक में गाइस आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। इसमें बताया क्या गया है, तो इसमें बताया गया है गाइस कि राजा जो है अपनी प्रजा के साथ किस तरीके के संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने जो है गाइस न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता के रूप में बादशाह और प्रजा के मध्य गाइस संबंधों का वर्णन किया है। जैसे बादशाह अपने गाइस प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है। जैसे गाइस बादशाह जो है क्यों चार तत्वों की रक्षा करता है, जैसे जीवन, धन, ठीक है, धन की जगह धन लिखना आपको, सम्मान और विश्वास, यानी कि बादशाह जो अपनी प्रजा के इन 4 तत्वों की रक्षा करता है और जिसके बदले गाइस वो आज्ञा पालन तथा संसाधनों में गाइस हिस्से की मांग करता है। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। बादशाह बोलता है कि अगर मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपके विश्वास को बनाए रख रहा हूँ, तो इसका आपको मुझे क्या देना, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना और जो भी आप संसाधन जुटाते हैं उसमें गाइस हिस्सेदारी करनी है, अर्थात मेरे साथ आपको उन चीजों की शेयरिंग करनी है। ठीक है, तो बादशाह क्या करता था, अगर उनके लिए कुछ कर रहा है तो उससे कुछ मांगता भी था। ठीक है, तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य में न्याय के 4 तत्वों को सर्वोत्तम गुण माना जाता था। ठीक है, न्याय का जो तत्व होता था उसको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था कि न्याय करना बहुत इनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी मुगल सम्राटों की, जिसको दर्शाने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना भी की गई है। जैसे जहांगीर द्वारा राज्याभिषेक के बाद चलाई गई न्याय की जंजीर। अगर न्याय की जंजीर गाइस आपको अपनी देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में गाइस आपको देखने को मिलेगी न्याय की जंजीर। ये जो था गाइस जहांगीर द्वारा चलाई गई थी। एनसीईआरटी की बुक में आपको 235 यानी कि 235 पेज नंबर पे गाइस आपको देखने को मिलेगी एक बॉक्स के अंदर कि किस तरीके से गाइस वो न्याय की जंजीर चलाता है। अर्थात कोई भी दोषी पीड़ित व्यक्ति उसको न्याय चाहिए तो वो गाइस जंजीर को हिलाता था और बादशाह क्या करता था गाइस की समस्याओं को सुनकर उसके साथ न्याय करने का प्रयास करता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, मुगल साम्राज्य में न्याय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और इसके लिए जो था मुगल सम्राट काफी ज्यादा तत्पर भी रहा करते थे। अब बात कर लेते हैं राजधानी और दरबार। ये भी आपको आपकी बुक में टॉपिक देखने को मिलेगा। राजधानी किसे बोलते हैं, तो कैपिटल को बोलते हैं। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो उस समय पे साम्राज्य की भी राजधानी हुआ करती थी जहां से सम्राट क्या करता था, अपने साम्राज्य का संचालन किया करता था। ठीक है,
और दरबार जहाँ पर गाइस उनका दरबार लगता था, जहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती थी, जहाँ पे राजा बैठता था, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, दरबार बोलते हैं। ठीक है, तो मुगल राजधानी मुगल साम्राज्य का हृदय मानी जाती थी, यानी कि जहाँ से गाइस साम्राज्य का संचालन होता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल होता था। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में गाइस काफी ज्यादा सुरक्षा बनाए रखी गई है, क्योंकि ये क्या है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। तो इस तरीके से गाइस क्या होता था, मुगल साम्राज्य में भी जो राजधानी होती थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, जहां पर दरबार भी लगता था। ठीक है, और बाबर से गाइस मुगल साम्राज्य के पतन तक, यानी कि बाबर जो था गाइस प्रथम सम्राट था, और अंतिम जो शासक थे गाइस वहां तक जो था मुगल साम्राज्य में मुख्यतः 4 राजधानियां रह चुकी है। चारों के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी 4 राजधानियां थी, और चारों राजधानियों की थोड़ी सी विशेषता भी यहाँ पे आपको जान लेनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाकी जो मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू के लिए वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम राजधानी कौन सी थी गाइस, आगरा थी, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में। ठीक है, तो प्रथम राजधानी कौन सी बनती है गाइस, आगरा बनती है, जो कि कहाँ पड़ती है, यूपी में पड़ती है, बाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। अब ये आपको याद रखना है कि आगरा पड़ता कहाँ पे है, तो यूपी में पड़ता है। यहाँ से मैप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का दूसरी राजधानी बनती है, जो कि अकबर के द्वारा स्थापित की गई थी। फतेहपुर सीकरी है कहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, पहला अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो था राजा कौन बना, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पर गाइस अकबर द्वारा शेख सलीम चिश्ती की याद में एक सफेद संगमरमर का गाइस मकबरा बनाया गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और एक बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किया गया था। ये देख सकते हैं गाइस आपका सफेद संगमरमर का ये एक मकबरा है, जो कि शेख सलीम चिश्ती, आपको मैंने चिश्ती सिलसिले के बारे में बताया था, जो कि भारत में फेमस होने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला माना जाता है, वो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। और जो शेख सलीम है गाइस चिश्ती सिलसिले के सबसे अंतिम गाइस शेख माने जाते हैं, ये आपको मैंने बताया था ऑलरेडी 6 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उसकी याद में अकबर ने क्या कराया था, ये मकबरे का निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। और ये बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा भी गाइस किसने बनाया था, तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। फिर लाहौर गाइस राजधानी बनाई जाती है थर्ड, जो कि अकबर के द्वारा ही बनाई जाती है। तो 2 राजधानियां गाइस कौन बना रहा है, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, ये अकबर ही बना रहा है। ठीक है, फिर चौथी बनती है गाइस शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद गाइस कहाँ पर पड़ता है, तो शाहजहानाबाद जो दिल्ली में चांदनी चौक लाल किले का जो आसपास का क्षेत्र है ना, ये सारा गाइस आपका शाहजहानाबाद का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो ये शाहजहां के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये गाइस आपकी मुख्यतः 4 राजधानियां जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे इस मैप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको घुमा फिरा के, कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पे पड़ता है, लाहौर को चिन्हित कीजिए, शाहजहानाबाद को चिन्हित कीजिए। इस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने मुगल दरबार के बारे में, यानी कि जहाँ पे दरबार लगता था, सारे मंत्री या कर्मचारी बैठा करते थे, तो उसमें क्या नियम होते थे वो यहाँ पे आपको जानने हैं। ठीक है, तो मुगल दरबार की बनावट गाइस ऐसी होती थी कि शिक्षक के बैठने का, यहाँ पे शिक्षक नहीं लिखना, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, यहाँ पे बादशाह लिखना आपको। ठीक है, तो बादशाह का बैठने का स्थान ना केवल केंद्रीकृत होता था, बल्कि वो जो था ऊंचा भी होता था। कहने का मतलब है, जैसे अगर मान के चलो आपका मुगल साम्राज्य का दरबार है, तो बादशाह का जो स्थान होता था ना, वो एकदम मिडल में होता था, और वो एकदम ऊंचाई पे होता था। अगर आपने बहुत सारे नाटक में अगर साम्राज्य, जैसे आपने गाइस उसके बारे में पढ़ा होगा, विक्रम वेताल के बारे में गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने छोटे मोटे साम्राज्यों को देखा होगा, जैसे दरबार किस तरीके से होते हैं कि राजा का जो स्थान होता है बीच में होता है, आसपास जो होता है उसके कर्मचारी होते हैं, और यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो उस तरीके का स्थान होता था। ठीक है, तो बादशाह का स्थान क्या होता था गाइस, केवल बीच में भी होता था, और वो जो होता था गाइस ऊंचा भी होता था, ताकि सभी लोग जो है बादशाह को अच्छे से देख पाए। और मुगल दरबार में गाइस बादशाह के साथ साथ उसके प्रिय लोग, जैसे कि सेनापति, ठीक है, और उसके सलाहकार आदि लोग जो होता था गाइस वो शामिल हुआ करते थे। सेनापति हो गए, सलाहकार हो गए, अन्य कर्मचारी जो होते थे वो आसपास इस तरीके से बैठा करते थे, सम्राट बीच में बैठा करता था। ठीक है, जो जितना जो होता था बादशाह के, यहाँ पे गाइस थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, बादशाह लिखना, बादशाह के समीप बैठता था, उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची मानी जाती थी। ठीक है, यानी कि बादशाह यहाँ पर अगर बैठा है, तो कोई बादशाह के इतनी पास बैठा है और कोई बादशाह के यहाँ बैठा है, तो जितनी पास वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो यहाँ बैठा है, तो उसकी हैसियत यानी कि जो उसका दर्जा होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा साम्राज्य के अंदर। ठीक है, ऐसा होता था मुगल साम्राज्य के दौरान में। ठीक है, तो मुगल दरबार में इस तरीके की कुछ व्यवस्था होती थी कि मुगल सम्राट के पास जो भी जितना व्यक्ति जितना समीप बैठता था, उसकी स्टेटस यानी कि उसकी स्थिति जो होती थी उतनी ही अच्छी, उतनी ही ज्यादा बड़ी मानी जाती थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके बैठने व बोलने के नियम। ठीक है, बैठने और बोलने के नियम क्या थे, तो ये देखिए। तो मुगल दरबार में गाइस बादशाह के यहाँ पर सिंहासन पर बैठने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं उठ सकता था। जब बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ जाता था,
जैसे मान के चलो आपका बादशाह यहाँ पर बैठता, तो बादशाह अगर बैठ गया यहाँ पर उसके मंत्री और अन्य कर्मचारी बैठे हैं, तो अगर एक बार बादशाह यहाँ पर गैस बैठ गया ना, तो कोई भी आसपास का व्यक्ति उठ नहीं सकता अपनी जगह से। इस तरीके के नियम होते थे। और मुगल दरबार में गैस बोलने व व्यवहार आदि के भी नियम बनाए गए थे कि मतलब कब कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये नियम हुआ करते हैं। जैसे संसद में होते हैं, बारी बारी से बोलते हैं, ठीक है, जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को तुरंत दंड भी दिया जाता है। ठीक है, दंड दिया जाता था। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एक बार बादशाह अपने स्थान पर बैठ गया तो कोई भी व्यक्ति जो था अपने स्थान से उठ नहीं सकता था, और बोलने के और व्यवहार करने के जो था अलग अलग तरीके के नियम भी बनाए गए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइस मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके, ये गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे मेरे टाइम में गाइस यहाँ पे 4 तस्लीम के बारे में पूछा गया था। 4 तस्लीम किसे कहा जाता है, सजदा किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से सजदा किया जाता था। तो ये देखिए, अभिवादन का मतलब होता है गाइस ग्रीटिंग करना, यानी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो गाइस सुबह गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं ना, जैसे प्रणाम करते हैं, तो उस तरीके से गाइस मुगल सम्राट में एक ग्रीटिंग के यानी अभिवादन के तरीके क्या क्या थे वो आपको देखना है। तो मुगल दरबार में गाइस अभिवादन पर अधिक बल दिया जाता था, जिससे व्यक्ति की हैसियत का भी पता चलता है। ठीक है, तो मुगल दरबार में जो होता था इस ग्रेटिंग पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि बादशाह को गाइस ये चीजें पसंद हुआ करती थी और बादशाह के सम्मान के लिए ही चीजें करनी पड़ती थी। यहाँ से समझ में आ रहा होगा, आई बिलीव आपको जी बिल्कुल समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं, चलते जाइए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो पहला गाइस क्या था, हम जैसे गुड मॉर्निंग करते तो यहाँ पर गाइस क्या होता था, सजदा किया जाता था। सजदा क्या होता है, सजदा का मतलब देखिए, तो सजदा का मतलब होता है कि इसके अनुसार व्यक्ति को घुटनों के बल पर बैठकर सिर को जमीन पर लगाकर, ठीक है, बादशाह को प्रणाम करना होता था। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, ये आपको याद रखना है, बादशाह की जगह बादशाह है। ठीक है, बादशाह को प्रणाम करना होता था। जैसे क्या हुआ, कोई व्यक्ति अपने घुटनों के बल पर बैठा है, जैसे हम बैठते हैं, और सिर को जमीन पर लगाया और बादशाह को प्रणाम कर रहा है, तो इस तरीके की जो अपनी अवस्था में आके गाइस व्यक्ति जो बादशाह को प्रणाम करता था, तो उसको गाइस हम क्या बोलते थे, सजदा बोलते थे। ठीक है, तो सजदा का मतलब समझ में आ गया, किस तरीके से सजदा किया जाता है, जी बिल्कुल समझ में आ गया। 4 तस्लीम देखिए, 4 तस्लीम किस लिए की जाती है, 4 तस्लीम किस तरीके से की जाती है, तो इसे शाहजहां के समय शुरू किया गया था। शाहजहां जो सम्राट था, ठीक है, उसके समय पर 4 तस्लीम व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसमें व्यक्ति को घुटनों के बल पर बैठकर, ठीक है, हाथ सामने की ओर करके बादशाह का अभिवादन करना होता था। ठीक है, यानी कि अगर घुटनों के बल पे कोई व्यक्ति बैठ गया और हाथ आगे कर रहा है, जैसे आप एग्जामिन कीजिए, हाथ आगे करने के बाद गाइस हम क्या कर रहे हैं, बादशाह को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर, कार्टून्स के अंदर, किस तरीके से बैठ के घुटनों पे हाथ आगे करके हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, फिर था आपका गाइस, थर्ड था आपका गाइस जमी बोसी। ये जमी बोसी होता क्या है, इसका मतलब होता है जमीन को चूमना। ठीक है, जमी बोसी का मतलब होता है गाइस जमीन को चूमना। में जमीन को चूमना यानी कि जमी बोसी किस तरीके से गाइस अभिवादन किया जाता था इसमें, तो ये देखिए, तो इसमें गाइस क्या होता था, इसमें इसे भी शाहजहां के समय जो था गाइस शुरू किया गया था। शाहजहां लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें व्यक्ति को घुटनों के बल पर बैठकर जमीन को चूमकर बादशाह का अभिवादन करना होता था। हमें 4 तस्लीम में देखा कि घुटनों के बल पे व्यक्ति बैठ रहा है, लेकिन वो हाथ आगे करके उसका अभिवादन कर रहा है। लेकिन जमी बोसी यानी कि जमीन चूमने में क्या है कि घुटनों के बल पर ही बैठेगा, लेकिन वो जमीन को चूमेगा। ठीक है, तो तीनों में गाइस अंतर है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। जब वो जमीन को चूम रहा है घुटनों पर बैठते हुए कोई व्यक्ति, तो वो जमी बोसी यानी कि जमीन को चूमने वाला जो अभिवादन का तरीका है उसको वो अपना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें कि किस तरीके से गाइस किया जाता था। सजदा का आपका अभिवादन का मतलब होता है ग्रीटिंग या प्रणाम करना है, और मुगल दरबार में जो होता था ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और 3 तरीके से जो होता था बादशाह को प्रणाम किया जाता था, एक सजदा के द्वारा, एक 4 तस्लीम के द्वारा और एक जमी बोसी के द्वारा। तीनों का मतलब आपको याद रखना है कि किस तरीके से गाइस ये की जाती थी, सजदा किस तरीके से किया जाता था, 4 तस्लीम किस तरीके से की जाती थी। यहाँ से गाइस आपके क्वेश्चन आ जाते हैं और 2-2 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपका कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आई बिलीव आपको। बात कर लेते हैं कि बादशाह की दिनचर्या, यानी कि बादशाह जब सुबह उठता था तो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन शुरू करता था, ये यहाँ पे आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए, तो बादशाह के दिन की शुरुआत आमतौर पर धार्मिक पूजा पाठ से होती थी, और इसके बाद वह कुछ मुख्य स्थलों में लिखने का स्थलों में जाता था, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि जैसे हम आज के टाइम पे सुबह उठते हैं तो आपको पता है हम प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो सेम बादशाह भी ऐसे ही करता था, धार्मिक पूजाएं करता था। ठीक है, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं था, वो भी इंसान ही था। ठीक है, तो वो क्या करता था, धार्मिक पूजा पाठ करता था। उसके बाद वह कुछ अपने मुख्य स्थलों में वो जाया करता था। जैसे आपका है झरोका दर्शन, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। झरोका दर्शन है क्या, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। तो झरोका दर्शन की गाइस एक मैंने इमेज भी यहाँ पे लगा रखी है, हालांकि एग्जैक्ट में झरोका दर्शन नहीं है, मैंने गूगल से लगा रखी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, धार्मिक प्रार्थना के बाद तो देखिए गाइस यहाँ पर जो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, ये लाइन मैं आपको थोड़ी सी काट देता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो देखिए, बादशाह क्या करता था गाइस, सुबह जब धार्मिक प्रार्थनाएं करता था तो वो क्या करता था गाइस, एक पूर्व की ओर, यानी कि आपको पता है 4 दिशाएं होती है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और
उत्तर। ठीक है, तो पूर्व की ओर गाइस एक मुंह किया हुआ एक छज्जा हुआ करता था, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का छज्जा होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, जहाँ से बादशाह लोगों को देख सकता है। जैसे आपने देखा होगा अक्षय कुमार या कोई सलमान खान के सेलिब्रिटी गाइस बाहर आते हैं, अपनी बालकनी में आते हैं, वहां से हाथ हिलाते हैं, तो उस तरीके से गाइस कुछ होता था। वो छज्जा होता था गाइस एक ग्रीन कह लीजिए, जहां से बादशाह पूर्व की तरफ उस छज्जे की तरफ जाता था और वहां से गैस उस छज्जे के नीचे जाके खड़ा हो जाता था। तो पूर्व की ओर जो छज्जा था ना, उसी को गैस हम झरोका बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, जिसके नीचे गैस क्या होता था, सैनिक, बीमार बच्चे, महिलाएं, व्यापारी आदि जो होता था बादशाह की झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। जैसे आपने सेलिब्रिटी को देखा होगा, वो जब अपने बालकनी में आते हैं यानी कि छज्जे पर आते हैं, तो बहुत सारे गैस क्या होता है, तो बहुत सारे गाइस आपको पता है उनके जो फैंस होते हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सेम होता था कि बादशाह जब इस तरीके के पूर्व की ओर छज्जे की तरफ आता था, जिसे झरोका बोला जा रहा है, तो वहां पर नीचे बीमार बच्चे, महिलाएं, व्यापारी आदि खड़े हुआ करते थे। और इस प्रकार झरोका में गाइस वो 1 घंटे का समय बिताने के बाद वो दीने दीने आम में चला जाता था, दीवाने आम में चला जाता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मैंने थोड़ी सी इमेज लगा रखी ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके का छज्जा हुआ करता था। एक्चुअल में झरोका दर्शन नहीं है। ठीक है, मैंने गूगल से सिर्फ आपको समझाने के लिए इमेज लगा रखी है। ठीक है, तो झरोके का मतलब क्या है कि पूर्व की ओर जो मुंह किया हुआ एक छज्जा था, उसी को वैसे हम क्या बोलते हैं, झरोका बोलते हैं। ठीक है, दर्शन का मतलब उसको देखना, तो इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया, झरोका दर्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दीवाने आम के बारे में। दीवाने आम होता क्या है? ठीक है, तो दीवाने आम भी इस तरीके का एक मुख्य स्थल था जहाँ पर बादशाह जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वजनिक सभा कर जनता की समस्याओं को, आम समस्याओं को सुना जाता था। दीवाने आम भी एक स्थल हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे बादशाह जाता था, कब? झरोका दर्शन से 1 घंटे का समय बिताने के बाद जाता था। ठीक है, और यहाँ राज्य के सभी अधिकारी अपनी अपनी कार्य संबंधी रिपोर्ट बादशाह को पेश करते थे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस तरीके की नीति चलाना चाहते हैं, बादशाह को वो दिखाते थे। जहां पर बादशाह केवल 2 घंटे का समय जो होता था बिताया करता था। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है, देखी होगी आपने। ठीक है, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है, तो क्या होता है, सभी अपनी मुख्यमंत्री और मंत्री क्या करते हैं, अपने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए। ठीक है, तो बादशाह क्या करता था, झरोका दर्शन के बाद दीवाने आम एक स्थल है जहां पर समस्याओं को सुना जाता था और रिपोर्ट भी देखी जाती। ठीक है, तो यहाँ पर गए बादशाह क्या करता था, 2 घंटे का समय बिताता था। जी बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ से कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद गए वो 2 घंटे का समय बिताने के बाद टोटल कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। 1 घंटा झरोका दर्शन में बिता रहा है, 2 घंटे दीवाने आम में बिता रहा है। उसके बाद वो जाता है आपके दीवाने खास में। दीवाने खास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, ये भी एक स्थल है जहाँ पर बादशाह जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर गए ये वह स्थान था जहाँ पर बादशाह के साथ उसके प्रिय एवं मुख्य लोग जाते थे। ठीक है, यहाँ पर अन्य लोग नहीं जा सकते थे, बल्कि बादशाह के जो बहुत फेमस लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री परिषद होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वही उसमें शामिल हो सकते हैं उसकी मीटिंग में। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होती। तो उस तरीके के दीवाने खास एक ऐसी जगह है जहाँ पे बादशाह के प्रिय लोग ही उससे मिलने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर राजा मुख्यतः गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श करता था, यानी कि सीक्रेट बातें जो होती है ना, जो किसी को पता भी ना चल सके, जब हम लागू करें तभी पता चल सके। ठीक है, तो उन सीक्रेट मुद्दों पर गए बादशाह उन लोगों के साथ विचार करता था तथा कभी कभी वह वास्तुकारों द्वारा बनी गई इमारतों के नक्शे को भी देखता था। यानी कि जो वास्तुकार होते थे, जो इमारतें बनाते थे, वो जो नक्शा बनाकर बादशाह को दिखाते थे, तो वो भी वो इन चीजों में देखता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी है। झरोका दर्शन क्या है, तो पूर्व की ओर किए हुए एक छज्जा है जहां पर बादशाह जाता है अपने फैंस को अपनी झलक दिखलाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बादशाह को जो था ईश्वर की शक्ति प्राप्त थी। अगर कोई व्यक्ति उसको देख लेगा तो ईश्वर की जो शक्ति है वो उस व्यक्ति में आ जाएगी और जो भी उस व्यक्ति के अंदर दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएगी। ऐसी लोगों की उस समय पे धारणा हुआ करती थी। ठीक है, फिर वो दीवाने आम में जाता था, दीवाने खास में जाया करता था। ये मुख्य स्थान है जहां पर बादशाह अलग अलग तरीके के क्रियाकलाप करता था। ठीक है, तो ये सिंपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए यहाँ पे हम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मुगल कालीन त्योहार के बारे में, यानी कि फेस्टिवल किस तरीके से मुगल साम्राज्य में मनाए जाते थे। ठीक है, अब ये मत सोचना भाई हम फेस्टिवल बना रहे तो ये लोग नहीं मनाते होंगे। भाई वो भी इंसान ही थे, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं थे, वो भी त्योहार मना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं त्योहार कौन से मनाते थे। ठीक है, तो मुगल शासकों ने साम्राज्य में धार्मिक भिन्नताओं को अनदेखा न करते हुए सभी धर्मों को महत्वपूर्ण त्योहारों को बढ़ावा दिया। जो अलग अलग, मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते थे, तो ऐसे में क्या होता था, मुगल साम्राज्य जो थे वो जितने भी जो धर्म थे उनमें जो मुख्य त्योहार मनाए जाते थे उनको वो अनदेखा नहीं करते थे, ताकि साम्राज्य में मतभेद, ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। तो वो उसको बढ़ावा दे देते कि आप जो है अपने अपने धर्मों के जो मुख्य फेस्टिवल है, धर्म है, त्योहार है, उसको आप बनाइए, ताकि आप जो है मुगल साम्राज्य में शांति को बनाए रखने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में मुख्यतः 3 तरीके के त्योहार मनाए जाते थे। जैसे वसंत आगमन का त्योहार मनाया जाता था, नवरोज मनाया जाता था। नवरोज फारसी भाषा के अनुसार नया वर्ष होता था। ठीक है, नवरोज का मतलब होता है
फारसी भाषा में नया वर्ष आना। जैसे कि हमारे यहाँ पे न्यू ईयर आता है ना, तो उसमें नवरोज का मतलब होता है फारसी भाषा में नया वर्ष शुरू हो जाना। ठीक है। शासक का जन्मदिन मनाया जाता था। इस दिन शासक को भिन्न भिन्न बहुमूल्य वस्तुओं में तोला जाता था, जिसे बाद में जो होता था सामाजिक कल्याण के लिए दान में दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाइस, बहुत सारे फिल्मों के अंदर, कार्टून्स के अंदर इस तरीके का तराजू होता है। एक तरफ गाइस क्या होता है, राजा को तोला जाता है, और एक तरफ गाइस बहुमूल्य चीजें रखी जाती है, और जितना उसका वेट होता है, जितनी चीजें होती हैं, तोलने के बाद जब वो बराबर हो जाता है तराजू, तो जितनी भी चीजें होती है उनको समाज में लोगों के कल्याण के लिए बांट दिया जाता है। ठीक है। तो शासक के जन्मदिन पर क्या होता था, बादशाह को एक तराजू में रखकर और दूसरी तरफ जो होता था तराजू के बहुत सारी बहुमूल्य वस्तु रखी जाती थी, सोना चांदी अन्य चीजें, और उनको जो होता था बराबर होने पर बांट दिया जाता था समाज के कल्याण के लिए। ठीक है। तो मुख्यतः 3 त्योहार मनाए जाते थे, ये हमने देख लिया जी, बिल्कुल देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त मुगल साम्राज्य में अन्य त्योहार भी मनाए जाते थे, जैसे होली भी मनाई जाती थी। अच्छा, होली भी मनाते थे इस टाइम में? भाई मनाते थे, वो क्या पागल है कि उन्हें नहीं पता होली किस तरीके से मनाते? ठीक है। और दिवाली मनाई जाती थी। अच्छा जी, दिवाली भी मनाते थे। ये तो जो था सारी चीजें जानते थे जी, बिल्कुल जानते थे। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये कोई जानते नहीं है। ठीक है। तो होली भी मनाते थे और दिवाली भी ये लोग मनाते थे। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। हम बात कर लेते हैं गाइस हम अपने पदवियों के बारे में, उपहार के बारे में और भेंटों के बारे में, किस तरीके से दी जाती थी। ठीक है। तो पदवी गाइस आपको पता ही होगा, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये गाइस पदवियां होती हैं, ओहदे होते हैं। ठीक है। और उपहार, उपहार ही होते हैं जो गिफ्ट हम बोलते हैं, और भेंट भी दी जाती थी। तो देखते हैं। ठीक है। तो मुगल बादशाह राज्य विशेष अतिथि शत्रु पर, या राज्य अभिषेक, यहाँ पर आपको लिखना है राज्य अभिषेक, यानी कि जब राजा गद्दी पर बैठता तब, या कोई शत्रु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो होता था पद ग्रहण करते थे। जब क्या होता था, राज्य का कोई अभिषेक होता था, कोई बादशाह गद्दी पर बैठता था, या कोई किसी शत्रु पर जब बादशाह मारकर आता था, तब गाइस क्या करते थे, विभिन्न तरीके के पद ग्रहण करते थे। तो मुगल साम्राज्य में गाइस पदवियां हर योग्य व्यक्ति को दी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि कोई व्यक्ति योग्य है उसको अनदेखा करते हुए उसको हम कोई पदवी नहीं दे रहे हैं, स्टेटस नहीं दे रहे हैं। हर जो भी व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य है उसके अनुसार क्या होता था, पदवी दी जाती थी, ताकि उस व्यक्ति को ये ना लग सके कि मैं जो है इस मुगल साम्राज्य का हिस्सा हूं, उसके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी जो है मुझे सम्मानित नहीं किया जाता है, मेरा सम्मान नहीं किया जाता है। ठीक है। तो पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी, या फिर उन्हें पाने हेतु कभी कभी पैसे भी दिए जाते थे। ठीक है। तो 2 तरीके से पदवी प्राप्त करते थे, या तो कुछ पैसे देते थे, या गाइस क्या होता था, उसको हम कुछ अच्छा कार्य करके जो था प्राप्त कर सकते थे। जैसे आसफ खां एक पदवी थी जो कि उच्च मंत्रियों को दी जाने वाली पदवी हुआ करती थी। आसफ खां आपको याद रखना है। एक मिर्जा राजा पदवी थी जो कि औरंगजेब द्वारा अपने 2, ठीक है, औरंगजेब द्वारा जो था अपने 2 जानकार अधिकारियों को दी गई थी, जैसे जय सिंह और जसवंत सिंह को दी गई थी। ये मिर्जा राजा की एक पदवी थी। ठीक है। इसके लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे। आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। ठीक है। और उपहार किस तरीके से दिए जाते थे, तो ये देखिए उपहार। तो उपहार जो होता था मुगल साम्राज्य में बादशाह द्वारा कई तरीके के उपहार दिए जाते थे, जिनका विवरण जो है निम्नलिखित है। उपहार कौन कौन से होते थे, तो ये देखिए, एक होता था गाइस आपका जामा, एक होता था गाइस आपका सरप्पा। तो जामा और सरप्पा का मतलब होता क्या है, ये आप सबसे पहले यहाँ पर जान लो। ठीक है। क्योंकि यहाँ से गाइस आपके मीनिंग्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरप्पा का मतलब बताइए, जामा का मतलब बताइए। ठीक है। तो सरप्पा का जामा का मतलब होता है ये पहनने का एक वस्त्र होता था जो कभी ना कभी बादशाह के द्वारा पहना गया होता था, जिसे आशीर्वाद के रूप में दे दिया जाता था। ठीक है। तो बादशाह का एक तरीके का वस्त्र होता था, कपड़ा होता था, जो बादशाह कभी ना कभी पहन चुका होता था। उस कपड़े को ऐसे आशीर्वाद के रूप में जो होता था लोगों को दिया जाता था, उसे हम क्या बोलते थे, जामा बोलते थे। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सरप्पा क्या होता है, सर से पांव तक लेकर जो कपड़े बादशाह जो वस्त्र धारण करता था उसको एक तरीके से हम सरप्पा कहते थे। इस उपहार के मुख्यतः 3 हिस्से होते थे। जैसे एक जामा होता था, जामा मैंने आपको बताया कि बादशाह के द्वारा पहना गया कोई एक तरीके का कपड़ा होता था। एक पगड़ी होती थी जो हम सर पे पहनते, एक पटका होता था। ठीक है। तो सरप्पा क्या होता था, सर से लेकर पांव तक जो बादशाह चीजें धारण करता था, उसमें मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती थी, जामा, पगड़ी और सरप्पा। ठीक है। पटका, ये चीजें जो होती थी जामा सरप्पा कहलाती थी, और ये भी जो होता था बादशाह उपहार के रूप में लोगों को दिया करता था। और कभी कभी राजा कुछ विशेष परिस्थितियों में कमल मंजरियों वाला रतनजड़ित हार भी उपहार में दे दिया करता था। ठीक है। तो कमल की रतनजड़ित मंजरियों वाला गैस जो एक उपहार होता था वो भी बादशाह गैस दे दिया करता था। कब, जब बहुत ज्यादा गैस वो बादशाह खुश हो जाता था या बहुत ज्यादा कुछ अच्छे कार्य कर देते थे कोई व्यक्ति, उनको वो ये चीजें दिया करता था। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में गैस हम इतना ही पढ़ेंगे। सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा है एक बार दोबारा से सारी चीजें मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, ताकि गैस यहाँ पे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए गाइस, हमने सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है अकबर से लेकर कि अकबर जो है मुगल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। उसके द्वारा कई नीति चलाई गई थी, मनसबदारी प्रथा, दीन-ए सुले कुल की नीति के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो प्लीज आप इसका मतलब भी लिख के आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे इसका मतलब ही नहीं लिखते हैं। ठीक है।
तो आप प्लीज मतलब भी लिखना ताकि एक्चुअल में टीचर को समझ में आ सके कि आपको एक्चुअल में नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीजें भी लिखना भाई आप। और ये सुलह कुल की नीति को किस तरीके से लागू किया गया, इस पे क्वेश्चन क्या आता है ये आप थोड़ा सा जान लो। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपका मिड टर्म या आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अकबर ने जो था भिन्न भिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समुदाय में सद्भावना को किस तरीके से बनाए रखा, इस तरीके से गाइस आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पूरा लिखना होता है किस तरीके से उसने लागू किया। 4 मार्क्स में 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमने बात करी मुगल कालीन राजधानियों के बारे में। 4 तरीके की राजधानियां थी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, शाहजहानाबाद। ये चारों की लोकेशन आपको याद रखनी है, मैप में पूछी जा सकती है। मुगल दरबार में गए बैठने के अभिवादन के तरीके देखिए, सज्जदा देखा, 4 तस्लीम देखी, जमी बोसी देखी किस तरीके से होता है। फिर बादशाह कहाँ कहाँ पे जाता था, झरोका दर्शन में जाता था, दीवाने आम में जाता था, दीवाने खास में जाता था, ये देखा। और उसके बाद गाइस हमने एंड में देखा मुगल कालीन त्योहार और पदवियों के बारे में, कौन कौन सी पदवियां किस किस तरीके से व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सेकंड पार्ट के अंदर। आई बिलीव यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा जी। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। आपको सारी चीजें डिटेल में आपको मैंने समझा दी है, ट्रस्ट ऑन मी। कोई चीजें आपको समझ में नहीं आई फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे थर्ड पार्ट में जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा कि अकबर के बाद चौथा हमारा सम्राट कौन बने, मुगल सम्राट, और फतेहपुर सीकरी कौन से राज्य में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मिलेंगे अपने थर्ड पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।